हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या माहौल? सब बढ़िया? जी 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 जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लव यू सर, लव यू टू बच्चों। लव यू टू। हाँ। सब खैरियत? सब राजी खुशी? ठीक है, आ जाओ। साइज की बात कर रहे थे। ब्लॉक वाइज साइज आज पढ़ेंगे, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देखेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तो पूरा देखेंगे। डी ब्लॉक के अंदर लेफ्ट टू राइट सिर्फ 3D सीरीज पूछी जाती है, एनसीईआरटी के अंदर वही डेटा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बना लेंगे। और भाई नॉर्मल नॉर्मल चीजें क्या होती वो हमने कर ली। अब अगर किसी ब्लॉक में या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कोई एक्सेप्शन आता है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो ब्लॉक वाइज साइज स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगा लो। ब्लॉक वाइज साइज, सबसे पहले कौन सा ब्लॉक करना चाहोगे? ऑब्वियसली एस ब्लॉक करेंगे हम। एस ब्लॉक किस किस को याद है, फटाफट लिख दे वीरे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। करेक्ट है, ऐसा ही होगा। फिर यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 भी लिख दो। ग्रुप 2 क्या होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखो ये आसान चीजें हैं इसलिए करवा रहा हूँ, फटाफट लिखते जाओ। और बेरियम, है ना? साथ के साथ नोट करो। टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी चाहिए, बढ़ती है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी चाहिए, बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट भी साइज बढ़ती है। ये तो टॉप टू बॉटम हो गया। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। अब लेफ्ट टू राइट का मतलब है ना, इन अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लिथियम बेरिलियम को कंपेयर करवाया जाएगा तो ऑब्वियसली बेरिलियम छोटा होगा। सोडियम से मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम छोटा होगा। और इस तरह से पोटेशियम और कैल्शियम में ऐसा होगा। तो ये चलता जाएगा, है ना? तो नॉर्मल है ये चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इसके अंदर कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। एस ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। नो एक्सेप्शन। नो एक्सेप्शन मतलब टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी चाहिए, बढ़ती है। रीजन वही, एन बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट साइज घटनी चाहिए, रीजन वही, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जनरल ट्रेंड हमने बनाया, जो भी जनरल ट्रेंड फॉलो करेगा, जो भी नियमों के तहत चलेगा, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, आइए जी। होमवर्क ऐसा तो कुछ दिया नहीं था मैंने साइज में। ऐसे क्वेश्चंस दिए थे मेरे ख्याल से, तो वो तो खुद ही कर लोगे, उसमें क्या होमवर्क वापस डिस्कस करूं? लगा तुमको ऐसा कोई सवाल जो मैंने कल दिया है, पीवाईक्यू वगैरह या कुछ ऐसा रिलेटेड, जिसमें होमवर्क? ऐसा कौन सा होमवर्क दे दिया था मैंने? कौन सा होमवर्क दिया था? कौन सा होमवर्क था? बताओ ना। जो एक साथ ऑर्डर्स लिखवाए थे वो तो मैंने कर दिए थे। दूसरा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे होमवर्क लिखा था। भाई वो तुम्हें ही करना था, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा वापस। वो इतने निम्न स्तर के सवाल थे, नीट स्तर के सवाल थे, एकदम एकदम नीट टाइप के निम्न थे। तुम्हें ही करने थे। ठीक है भाई, हो गया होगा। ये बच्चों टाइप चीजें मतलब इरिटेट मत करो, मैं कह रहा हूं ना, मत करो। ओवर पैम्परिंग, स्पून फीडिंग इज मोर डेंजरस। वो आपका सिलेक्शन खाएगी। आप इतने डिपेंड मत होइए चीजों पर। आप इतने ज्यादा आज मत डिपेंड होइए कोई भी सुविधाओं पर। अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाओगे तो नुकसान इसमें आपका है। ठीक है, हमें पहले मोबाइल नंबर्स याद होते थे, आज मोबाइल में सेव हो जाते हैं इसलिए हमें याद भी नहीं होते। ठीक है, कितना कुछ याद रखना पड़ता था, हमारा दिमाग एक्टिव होता था।
सारी फैसिलिटीज हैं आज हमारे पास, तो हम यहां से कमजोर हो रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूं बेटा, स्पून फीडिंग और ये मत करो, स्पून फीडिंग के भरोसे मत रहो, है ना, ये मत करो कोशिश की सारा का सारा टीचर करवा देगा। मैं कह रहा हूं ज्यादा नुकसान है तुम्हारा, तुम एक दिन समझोगे इस चीज को। सब अच्छा लगता है, मैं कह रहा हूं ना, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया, लेकिन जो फीचर्स कई बार होते हैं वो आप उसको हमेशा यूज मत करो। वो है आपकी सुविधा के लिए, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, है ना, सब कुछ है। सवाल तुमको सीधे सीधे ये हो रहे हैं, है ना। इस ऑनलाइन बोर्ड के जरिए मैं एक साथ 100 सवाल ले आता हूँ। व्हाइट बोर्ड और मार्कर होता तो मैं 100 सवाल लिख के थोड़ी लाता। थोड़ा समझ रहे हो, तो इनके फायदे हैं, बट आप इन फायदों को दिल पे मत लो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे सामने जो चीज है वो तुम्हारे सामने है, जब तक कहीं ना कहीं तुम, मैं टीचर पढ़ा रहा है, एक टीचर पढ़ा रहा है, उस चीज को खुद सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, तो आप शायद अपना 20% दिमाग ही लगाओगे उसमें। जब एक टीचर कोई क्वेश्चन खुद सिखाता है तो आप सिर्फ अपना दिमाग 20% यूज करते हो, मगर वही सवाल जब आपके सामने आता है, आपको करना है, आप 100% दिमाग यूज करोगे उसमें, और शायद वो थोड़ा सा लंबे समय तक याद भी रहेगा। बाकी आप, आपकी इच्छा, आपके सामने सब टीचर डीपीपी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सब कर रहे हैं ना, ये कर लो, ये लो शॉर्ट नोट भी बना लो, ये लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बढ़िया है। तुम क्या करोगे? एग्जाम भी हम देने आ जाएं, हम चले जाते हैं बेटा। थोड़ा समझो इस चीज को, बुरा लग रहा होगा लेकिन हकीकत है, कड़वा है मगर सच है। नुकसान तुम्हारा है। वो फैसिलिटी है उन बच्चों के लिए जिन्हें वाकई जरूरत है। अब यार तुम अपना दिमाग ही नहीं चलाना चाहते। होमवर्क, 4 सवालों पे होमवर्क क्या लिख दिया, कह रहे हैं डिस्कस करो आके। अच्छा, पिछला लेक्चर रिवाइज कराओ आके, क्विक रिवीजन दे दो सर। क्यों दे दूं भाई? तेरी जिम्मेदारी है कि नया लेक्चर आएगा, उसके बाद पिछला लेक्चर रिवाइज करके तू बैठेगा अपने नोट्स। 15 मिनट, आधे घंटे का जो गैप होता है 2 क्लासेस के बीच में, वो तेरा काम है कि कल के नोट्स रिवाइज करके सामने बैठेगा तू। तेरा काम है, मैं कितना करवाऊंगा? और फिर क्या मैं एग्जाम के एक दिन पहले तक तुझे पढ़ाता रहूंगा क्या? नहीं ना, तो मैं तो छोड़ के भी जाऊंगा बीच में, फिर भूल जाएगा क्या? बेटा अंगुली पकड़ी है, चलना सिखा रहा हूं, लेकिन चलना तो तुमको ही है। और फिर मुझे कोई बच्चा इस चीज के लिए बुरा भला कहे कि ये हमारी उतनी मदद नहीं करता, कह दे बेटा, है ना, क्योंकि मैंने जितने डॉक्टर बनाए हैं उनकी मैंने ऐसे मदद नहीं करी है, उन्होंने खुद अपनी मदद करी है, इसलिए वो वहां बैठे हैं। अच्छा लगता है लेकिन शायद सही नहीं है चीज। खैर, मौका मिलेगा मैं भी करूंगा। कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें बार बार रिवाइज करवाना पड़ता है, करवाएंगे यार। रिवीजन सीरीज आ जाएगी माइंड में अभी थोड़े दिन में, वहां से कर लेना, रिवीजन ही करना है तो सब हो जाएगा, होने को कुछ भी नहीं छूटेगा। अब बात आती है कि आप इंडिविजुअल ग्रुप में जाके देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि गिने चुने थोड़े से तो एलिमेंट है। अब इनको एक साथ पूछ लेते हैं, ठीक है, इनको एक साथ पूछ लेते हैं। और प्लीज कुछ बातें जो हैं, अभी जो बच्चा रील काटते हैं जो बच्चे, उन्हें मैं हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है बेटा कि घर की बात घर में रहने दिया कर। कोई ऐसी बात है, ठीक है, कभी कर ली सबके लिए, तो उसकी क्लिप काट के डाल दे। मुझे अलग से यूट्यूब पे अपनी फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा, मुझे अपने असली काम से नहीं भटकना है बेटा। मेरा असली काम पढ़ाना है। अगर मैं हर तरफ अपनी रील्स कटते हुए देखूंगा तो मेरे अंदर भी ऐसा होगा कि और ओह यार, मुझे बच्चे कितना पसंद करे। नहीं नहीं, मुझे टीचर रहने दे भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूं, मुझे पढ़ाने दे, ठीक है। और एक टीचर का काम
पर्दे के आगे का नहीं, पर्दे के पीछे का ही होता है। चाहे वो डांस टीचर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गाना सिखाने वाला हो, क्योंकि परफॉर्म पर्दे के आगे तुमको करना है। मेरी मेहनत पर्दे के पीछे की है, मुझे पर्दे के पीछे ही रहने दो, मुझे पर्दे के आगे मत लाओ। जो सिखाता है वो पर्दे के पीछे होता है, परफॉर्म तुमको करना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये क्लास हमारा घर है, हमारा परिवार है, यहां कोई बात हो रही है तो उसे बाहर मत लगाइए, ठीक है? नहीं चाहिए मुझे। और मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं ये आप सबसे। तो इसलिए मेरे घर में अगर मैं मेरे अपने बच्चों को कुछ सिखा रहा हूं तो उसे आप पब्लिकली मत डालिए वहां पे, मुझे नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट है, ठीक है? अच्छा बुरा कैसा भी कंटेंट आपको लगता है कि हाँ बहुत कुछ ऐसी बात करी है मैंने, पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात करी है, आप वो लगाओ ना, आप मत लगाओ। सबके लिए सीख नहीं है, मेरे अपने बच्चों के लिए है जो इस वक्त मेरी क्लास में बैठे। प्लीज मुझे टीचर ही रहने दो, मुझे अच्छा लगता है ये। क्या बना दिया तुमने यार, हवा ही अलग कर दिया टीचर्स का। बनाया तुमने ही है वैसे, सही बताऊं तो। आ जाइए, देखो, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, अगर इन सबको एक साथ पूछ ले तो फिर यहां पे एक ई बनाओ ऐसे, और फिर बनाओ एक एन, है ना? मतलब एक तो ई बनाओ और ऐसे करके ऐसे बनाओ। अगर आप चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हो, यहां से मिनिमम साइज से शुरू करो और ये मैक्स है फॉर कंप्लीट एस ब्लॉक। साइज ऑर्डर साइज ऑर्डर फॉर कंप्लीट एस ब्लॉक, ठीक है भाई? ठीक है, ये साइज ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि एक चीज बोलूं, कभी कोई बच्चा सेलेक्ट होता है और नाम लेता है, हो गई हमारी रील वहां कट जाती है। तुम में से जो बच्चा सेलेक्ट होगा और जाके मेरा नाम लेगा ना कि मुझे मोहित सर ने पढ़ाया था, इनऑर्गेनिक बढ़िया पढ़ाते हैं, बस मुझे पूरे साल कुछ नहीं सुनना अपनी तारीफ में, मुझे वहां पर वो नाम ले लोगे ना, हो गया मेरा काम। और वो तब जब लिया हो, पढ़ा हो तभी लेना, पढ़ा हो तभी लेना। तो वो एक सच्ची, मतलब कहते हैं ना कि वो मेरे लिए एक सच्ची गुरु दक्षिणा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। वो करना, ठीक है ना? वो कर सकते हो, वो करना, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें भी सुकून मिलता है और शायद तुम्हें भी सुकून मिल रहा होता है वो नाम लेके। उससे पहले किसी टीचर को ये कंपेयर करना, वो करना, देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं बेटा, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो। मैं पूरी टीचर कम्युनिटी की तरफ से बोल रहा हूँ कि किसी भी टीचर की जो है वो रिस्पेक्ट करना मत छोड़िए आप। आजकल मैं देखता हूँ कि इधर उधर कहीं पे किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, एक टीचर इस कोचिंग से उस कोचिंग पे चला जाता है तो उसे वहां पर कुछ भला बुरा कह रहे हैं, जरूरत नहीं है। उसकी क्या परिस्थितियां रही होंगी, उसकी कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ो। तो इसीलिए आप स्टूडेंट बने रहिए, जज मत बनिए, मत कहिए बुरा बुरा। वो एक पूरी कम्युनिटी, वो चाहे किसी कोचिंग में क्यों ना हो, टीचर टीचर होता है बेटा, कहीं का भी हो जाए, ठीक है बेटा? तो ऐसा अपनी चीजें थोड़ी बदलिए। एक आइए, साइज ऑर्डर फॉर कंप्लीट एस ब्लॉक ऐसा लिखेंगे। ये सेम ट्रिक है ना, सेम ट्रिक कैन बी अप्लाइड फॉर देयर रिस्पेक्टिव आयंस with only one change। अब पहले तो इनके रेस्पेक्टिव आयंस कौन से होंगे, तो ये लिथियम प्लस होगा और ये मैग्नीशियम। यहां लिथियम और मैग्नीशियम में, लिथियम और मैग्नीशियम में आयंस बनाओ तो ये +2 बनेगा, ये +1 बनेगा बेटा, ठीक है?
तो लिथियम और मैग्नीशियम में अभी देखो कौन बड़ा है, मैग्नीशियम बड़ा है, मगर यहां पर मैग्नीशियम थोड़ा छोटा हो जाता है, जबकि हमें पता है कि इस वाले केस में लिथियम से मैग्नीशियम बड़ा है। केवल ये चेंज आपको रखना है, बाकी पूरा एज इट इज। मतलब अगर आप आयंस का लिख रहे हो तो आप ई और एन बना लो, अगर आप आयंस का भी साइज ऑर्डर चाहते हो तो ई और एन बना लो, इसको यहां और इसको यहां पटक देना, हो जाएगा काम तुम्हारा, है ना। सेम चीज है, बस इनको चेंज कर लेना, इनकी जगह आपस में बदल देना। जब आयंस का बनाओ तब रेस्पेक्टिव आयंस का ऑर्डर लिखो तब। अब आप चाहो तो इसका पूरा ऑर्डर लिख सकते हो, लाइक आप Be2+ लिख लो, उसके बाद आप Li+, इसमें आएगा नहीं क्योंकि अब चेंज हो जाएगा, तो यहाँ मैग्नीशियम 2+ आ जाएगा बेटा, उसके बाद Li+ आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भाई लिथियम आ गया, अब लिथियम के बाद यहाँ पे सोडियम प्लस आ जाएगा, उसके बाद कैल्शियम 2+, बाकी सब सेम है ना। स्ट्रोंशियम 2+ आ गया, उसके बाद यहाँ पे बेरियम 2+ आ गया, उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम प्लस आ गया, उसके बाद रुबिडियम प्लस आ गया, और उसके बाद सीजियम प्लस आ गया। आप चाहो तो कंप्लीट ऑर्डर लिख सकते हो। ये वन चेंज थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, यहां थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है, ये चीज पे ध्यान दे देना। फ्रॉन्शियम और रेडियम रेडियो एक्टिव है। 7th पीरियड के किसी भी एलिमेंट को आप प्रॉपर्टी में इंक्लूड मत करिए, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 1 मिनट। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ना ही ऐड करो तो ठीक है, उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। आप जाकर एनसीईआरटी में देखोगे तो उनके भी डेटाज मिसिंग है। जो 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके काफी सारे डेटा मिस हैं, वो ऐसे उस पर खाली छोड़ देते हैं कि एक लाइन बना के छोड़ दी। उसका रीजन है वो स्टडी नहीं कर पा रहे उनकी बहुत ज्यादा, ठीक है, कभी आएगा नहीं मेन एग्जाम में, ठीक है। और आ जाए गलती से तो फिर फ्रोंशियम को तुक्के में बड़ा कर देना अब, और तो क्या हो सकता है, बाकी कायदे से नहीं पूछता है। और फिर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं, जो काम की चीज है उस पर ध्यान दो। हमेशा याद रखो, फोकस्ड तभी रहोगे जब काम की चीज पे ध्यान दोगे, और तुम्हारा फोकस रहना जरूरी है बेटा। पूरे साल तुम्हें एक कंसंट्रेशन से पढ़ना है ना, बहुत फोकस रह के पढ़ना है। काम मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। आओ बेटा आओ, शुरू करते हैं क्या, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक हमने साइज का ऑर्डर लिख लिया, पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर हमें सिर्फ 13th ग्रुप में एक दिक्कत आएगी, और वो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम की अगर मैं बात करूं तो साइज टॉप टू बॉटम क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़ती है, यहां भी बढ़ती है, यहां भी बढ़ती है, मगर ये जो बीच में है यहां एक लफड़ा है, और वो लफड़ा ये रहा। अब गैलियम छोटा क्यों हुआ, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। गैलियम छोटा क्यों हुआ, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जब इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को निकाला जाएगा कि गैलियम कितना होता है बेटा, 31, कितना होता है 31, और 31 से पहले यहां पे 30 होगा विच इज जिंक, और यहां पे स्कैंडियम होगा जो कि 21 से भरना स्टार्ट हो रहा होगा, तो यहां पे D1 होगा और ये D10 पूरा भरा होगा। इसका मतलब ये जो भी होगा इसमें 3D10 पूरा भरा होगा, है ना। उसके बाद ये 4s2 और 4p1 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। मैंने बुक के हिसाब से लिखा है, भरता पहले 4s है, फिर 3D, फिर 4p। मैंने वो सीक्वेंस वाला और वो गेम तो आपको सिखा ही रखा है बेटा, है ना, कि ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, ये एनर्जी सीक्वेंस के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है। मगर किसमें इलेक्ट्रॉन पहले गया है वो आपको पता है, SDP। 4th पीरियड की सीक्वेंस क्या होती है बेटा, SDP होता है। अब इसको देखकर जरा सोचो, इसको देख के जरा सोचो, ये 3 नंबर शेल है ना, इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 10D इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग, पुअर सिग्मा, और अगर सिग्मा पुअर है तो जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, और इसे कहा जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया था, अब मुझे बार बार समझाने की जरूरत तो है नहीं कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक बार मैं फील करवा दिया पहले ही।
ठीक है, ये डी की पुअर शील्डिंग है। साफ साफ दिख रहा है कि अंदर बैठे हुए ये 10 डी के इलेक्ट्रॉन इसमें अचानक से आए। आप बोलोगे सर वो तो नीचे भी है, इसमें भी है, मैं बोलूंगा है, बट पॉइंट ये है कोई चीज पहली बार कोई एक्सपीरियंस करता है तो अलग महसूस होता है ना बेटा। तो इसको भी अलग महसूस हुआ अचानक से, क्यों? क्योंकि अगर तुम एल्यूमिनियम पे जाओगे ना, तो एल्यूमिनियम जो है वो बेचारा क्या है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, नियोन और 3s2 3p1 है। अब यहां से यहां आए तो अचानक से आपको 10 इलेक्ट्रॉन डी के पहली बार एक्सपीरियंस करने मिले। और जब कोई चीज पहली बार आएगी तो वो बहुत ज्यादा झटका देके जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। और असल मायने में फर्क इतना आया कि उसने ऑर्डर को ही चेंज कर लिया। इसीलिए ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम जो है वो छोटा होता है एल्यूमिनियम से, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ इस शब्द से कि फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम कोई चीज एक्सपीरियंस करता है तो अलग महसूस होता है, इस पर कुछ बच्चे अपनी बहुत ही अच्छी मानसिकता दिखा रहे हैं, है ना। मैं मानता हूं कि मैं भी कभी कभी कुछ बोलता हूं, मगर मैं हमेशा नहीं बोलता हूं बेटा। प्रॉब्लम पता क्या है, मैं हमेशा नहीं बोलता हूं, तुम हमेशा सोचते हो। ज्यादा बुरा कौन है? तुम। थोड़ी अपनी मानसिकता ठीक करो कि जब मैं बोल रहा हूं ना तभी समझा करो चीज को, जब मैं नहीं बोल रहा हूं तब मत समझा करो। ठीक है, तो ठीक कर लीजिए अपनी मानसिकता, अपनी मेंटालिटी थोड़ी ठीक करिए, सुधारिए, है ना, ठीक करिए इसको। बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। मजाक मस्ती के टाइम पे थोड़ा बहुत तो मैं भी करता हूं, मुझे भी पता है, पर जब कर रहा हूं तभी समझना। कह रहे सर आप बोलते ऐसे हो कि हमें लगता है ऐसा, मेरी शक्ल खराब है? शक्ल से मैं वही लगता हूं ना जो शब्द तुम्हारे मन में आ रहा है लगता है ना? नहीं हूं मैं। अच्छा, तो ग्रुप 13 में है, ग्रुप 14 से लेके, फ्रॉम ग्रुप 14th टू 18th, देयर इज नो एक्सेप्शन, मीन्स साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब उसके लिए मैं अलग से ऑर्डर नहीं लिखवाऊंगा, लिखवा दिए हैं कल खूब सारे। नाइट्रोजन फैमिली भी बता दी थी, ऑक्सीजन फैमिली भी बता दी थी, हेलोजन फैमिली भी बता दी थी, इनर्ट गैस फैमिली भी बता दी थी, कार्बन फैमिली भी बता दी थी। कल वाले क्वेश्चंस देखो जो मैंने ऑर्डर्स खुद लिखे हैं, उसमें देखो सारी फैमिली है, 14th से लेके 18th तक सब कुछ है। 13th हमने नहीं किया था, आज कर लिया। तो वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हो गया। तो 14 से लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, है ना। समीर खान कह रहा है कि आप मासूम लगते हो। अच्छा, मुझे तो लगा मैं हैवान लगता हूँ। कह रहे सर आपकी रील काटेंगे वायरल हो जाएगा, नहीं काटना भाई, मत काट देना, ठीक है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। वायरल शब्द एक बीमारी टाइप होता है कि आज वायरल चल रहा है, तो वायरल हमेशा मेडिकल टर्म है ना वायरल। तो वायरल मतलब होता है संक्रमण, संक्रामक जो होती, कह रहे वायरल चल रहा है, वायरल चल रहा है। वायरल तो यार बीमारी से जुड़ा हुआ शब्द है, नहीं चाहिए भाई, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं होना मुझे वायरल, ना मेरे को वायरल चाहिए, ना मुझे वायरल होना है। ठीक है, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रोंग ही रहने दे तू, आजा। एक कह रहा ओवर एक्टिंग करते हो सर आप, तो बाकी कर रहे हैं उनसे तो कम ही कर रहा हूँ बेटा, ले आजा।
तू भी तो 2 साल से पढ़ने की कर ही रहा है। घर वालों को लग रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है। तेरे भी तो एक्टिंग के पैसे नहीं काट रहे हैं वो। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया उसका काम, फिट हो गया वो, उसके दिमाग में फिट हो गई बात। डीप लोग खत्म। ले आ। डी ब्लॉक की लेफ्ट टू राइट में सिर्फ हम 3D सीरीज की बात करेंगे, ओनली 3D सीरीज, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और वही आती है। और जो ऑर्डर होगा, अब यहां से चीजें थोड़ी डेटाबेस शुरू हो जाती है। ऑर्डर बेस्ड ऑन डेटा गिवन इन NCERT 12th Part 1। ठीक है भाई, साफ साफ लिख देता हूं। बहुत सारे आ जाते हैं कि ये ऑर्डर ऐसा, ये ऑर्डर आएगा तो यहीं से ना, उस पर बेस्ड ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? ऑर्डर लिख देते हैं भैया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसा ऑर्डर है। यहां से यहां तक डिक्रीज होता है, हमें अच्छा लगता है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। अचानक से यहाँ कोई तूफान आता है, फिर से यहाँ डिक्रीज होना होता है, और फिर अचानक से जब तूफान आता है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस और होते हैं कि ये लगभग बराबर चलते हैं, और फिर वापस यहाँ से इंक्रीज होना शुरू होता है। डेटा बेस्ड है, ठीक है, इसलिए मेरे को इसमें इरेगुलरिटीज समझानी नहीं है, और इरेगुलरिटीज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से मिलकर आई हुई है। क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इनकी मेटेलिक रेडियस है, जिसका डेटा एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है भाई, मैं मैं D&F ब्लॉक में जाकर फिर आपको ये चीज बताऊंगा। इससे अच्छा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वहां पे फिर बता दूंगा, ताकि अपना रिवीजन हो जाएगा। अब अल्टीमेटली तो याद ही रखना है ना बेटा, है ना? अल्टीमेटली क्या करना है? याद ही रखना है, एक चीज याद रखना। एक डाउट जो कि बच्चों को ऐसा लगता है, उसे जरूर याद रखना, स्टार बना के बता रहा हूं, कि स्कैंडियम से बड़ा जिंक नहीं है, स्कैंडियम अभी भी जिंक से बड़ा है। क्योंकि यहां से वो शुरू हुआ है, वहां जाते जाते बच्चों को ऐसा लगता है कि इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, बोले लास्ट में जिंक जो है वो तो इंक्रीज था, तो आपको लगता है जिंक बड़ा है। आपको क्या लगता है? जिंक जो है वो बड़ा है। तेजस तुम कहां से हो? तेजस बता, वेट कर रहे हैं जनता। तेजस जल्दी बता, ये सब पूछ रहे हैं तेजस कहां से हो तुम। सर शादी कर लो आप। हो गई बेटा, कितनी बार करूंगा? चलो, स्कैंडियम जिंक है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंगनीज है, मैंगनीज बीच में बड़ा होने का कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। मगर मैंगनीज कितना बड़ा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंगनीज जो है वो इतना ही बड़ा है कि वो जिंक के लगभग बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि यहां से डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो एक चीज जो और याद रखना, कि मैंगनीज और जिंक जो है वो लगभग बराबर होते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी का डेटा चेक करोगे तो वो तो एग्जैक्ट सेम देता है। ठीक है।
चैट बंद करवा दूं क्या? है, ले आजा। चलो, स्कैंडियम जिंक, मैग्नीज जिंक के बीच में ये रिलेशन है, मैग्नीज जिंक लगभग बराबर है। अब बात आती है कि ऐसा ये क्यों होता है। तो अभी मैंने कहा कि ये मेटेलिक रेडियस है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये 3d5 4s2 होता है, इसकी वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना। लेस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू पार्टिसिपेट, या लेस टेंडेंसी लिख दो, अवेलेबल तो मत ही लिखो इसको, लेस टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल मेटल के बॉन्ड होंगे ना, तो मेटालिक बॉन्डिंग है। इस वजह से वीक मेटालिक बॉन्डिंग, मोर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, आर एम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उस वजह से इसकी भी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। लूज पैकिंग होती है, कैसे, ये हो यहाँ मैंगनीज है और यहाँ मैंगनीज है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन कम है, तो ये जो डी है ये ज्यादा होगा। ठीक है भाई, वापिस समझो कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल है, कह रहे कि हम हाफ फील्ड स्टेबल है, तो ये कोई स्टेबल होता है तो उसे बॉन्डिंग की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। अब वो स्टेबल है तो उसे लगता है कि कौन बॉन्डिंग करेगा, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहते हैं कि हम हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड ऐसे करते हैं। तो स्टेबिलिटी है इनके पास, तो ये थोड़ा सा वीक है, पार्टिसिपेट करने में मन नहीं है, बेमन से बॉन्डिंग करते हैं। अब जब बेमन से बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्ड हल्का बनेगा, स्ट्रोंग नहीं होगा। स्ट्रोंग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इतनी अच्छी डिस्टेंस, इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा एटम्स के बीच में, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। अब डिस्टेंस जब ज्यादा होगी तो हम तो इसी के बीच की डिस्टेंस नाप कर उसका आधा करके रेडियस लेते थे, तो इसके अंदर ये वाली रेडियस जो है ये ज्यादा आएगी, तो हम आधा करेंगे तो उसका भी आधा ज्यादा आएगा। तो ये मैग्नीज के लिए पर्टिकुलर एनसीईआरटी में देखो कुछ भी नहीं लिखा है, मैं साफ कह रहा हूं, एनसीईआरटी में कोई रीजन नहीं है, एनसीईआरटी सिर्फ डेटा दे रखा है, और उस डेटा पर बेस्ड ऐसे सवाल कई बार पहले पूछे जा चुके हैं, आजकल तो खैर नहीं आते, बट कई बार पहले पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर बना लिया है डेटा देख के, ठीक है, और अब आपको यहां पे ये चीज अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, पूछ ले कोई मैंगनीज तो अपने को पता होना चाहिए, अल्टीमेटली वो पूछेगा बच्चेगा कुछ नहीं, आपको इसका फाइनल ऑर्डर वगैरह भी कभी नहीं पूछा जाएगा। ये हो सकता हो आपको सवाल हमेशा 3 टुकड़ों में ही पूछा जाए, स्टार्टिंग के 2-3 एक साथ पूछ ले, फिर ये 2-3 एक साथ पूछ ले, फिर लास्ट के 3 एक साथ पूछ ले। गलती से कोई सवाल दिख जाए आपको तो एक अलग बात है, अदरवाइज चांसेस कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चांस ज्यादा है वो चांस ज्यादा है टॉप टू बॉटम में, ये लेफ्ट टू राइट में तो चांस एक ही सीरीज हम पढ़ते हैं, एक ही का डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में वही है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है वो टॉप टू बॉटम निकल के आती है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कहां निकल के आती है बेटा, टॉप टू बॉटम इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। वो टॉप टू बॉटम चीज क्या निकल के आती है, डी ब्लॉक के अंदर, और वो क्या है देखो, देखते जाना। यहां पर एक थर्ड ग्रुप होता है, ठीक है, यहां फोर्थ होता है, और ऐसे ऐसे करके यहां 12 तक ग्रुप होता है। जो थर्ड ग्रुप होता है उसमें स्कैंडियम, ये ट्रियम और लेंथेनम होता है, और जो फोर्थ ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम। ऐसा ही होता है बेटा। मुद्दे की बात क्या है वो मैं भी समझा दूंगा। यहां से यहां साइज इंक्रीज होती है, होती है, यहां से यहां भी साइज इंक्रीज होनी चाहिए, होगी, मगर ये सिर्फ थर्ड ग्रुप के लिए चलता है।
नॉर्मल, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, ये नॉर्मल है, बट ओनली फॉर थर्ड ग्रुप। बिकॉज जैसे ही आप फोर्थ में आएंगे, इसका एटॉमिक देखो, इसका एटॉमिक नंबर 30, इसका 21 होता है तो इसका 22 होता है, इसका 39 होता है तो इसका 40 होगा, इसका 57 होता है मगर इसका 58 नहीं होता है, इसका डायरेक्ट 72 होता है, इसका डायरेक्ट 72 होता है। इसका मतलब है कि जब आप लेंथेनम, जब आप आओगे ये वाली चीज देखोगे, तो ऊपर वाले के जब इधर से जब आप इधर मूव करोगे, तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके अंदर 4F14 पूरा भरा हुआ मिलेगा। बिकॉज यहां पर 58, यहां पर 58 टू 71 बीच में आ गए लेंथेनॉइड्स, वो यहां है बीच में, इन दोनों के बीच में। जब आपने यहां से यहां मूव किया तो इन दोनों के बीच में लेंथेनॉइड आ गया, तो ये फर्क आ गया। अब यहां से यहां जब आप 40 से 72 पे आओगे तो भी आएगा, तो यहां 57 से आप डायरेक्ट 72 पर आए हो, इसका मतलब है 58 टू 71 लेंथेनॉइड्स यहां पर हैं, जिसके अंदर 4F सबशेल भरे गए हैं, 4F इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे गए हैं लगातार। ठीक है, तो इन 4F इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा क्या होगा बेटा? पुअर। सिग्मा क्या होगा? पुअर होगा कि नहीं होगा? और जब सिग्मा पुअर होगा तो शील्डिंग पुअर हो जाएगी, यानी कि जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। अब 4F इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होने की वजह जो थी उसे क्या कहा गया था? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला गया था बेटा उसे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हमेशा याद रखना, 4F सीरीज भी बोलते हैं लेंथेनॉइड को, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 4F में लगातार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसीलिए उसे लेंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है। क्लियर है भाई? तो देखो, आप हॉफनियम का कॉन्फ़िगरेशन भरिए, आपको समझ आएगा। ये 6th पीरियड होगा बेटा, तो 6th पीरियड है तो जीनोन भरा हुआ होगा। मैं सिर्फ इस हॉफनियम की बात कर रहा हूं, इसकी, ठीक है, इसकी। अगर आप इसकी सिर्फ इसकी बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप एक बार इधर, इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। क्या लिखोगे? जीनोन होता है, उसके बाद यहाँ 4F14 होगा बेटा, ठीक है। कितना? हमें 72 भरने, ठीक है, 4F14 होगा। उसके बाद यहाँ क्या आएगा? ये 3D सीरीज है, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, तो ये 5D सीरीज होगा, यहाँ 5D आएगा। और फिर यहाँ क्या आएगा? 6S आएगा। पहले तो 6S2 पूरा भर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा। अब बचे कितने? बचे कितने? बोलो फटाफट, बचे कितने? दो। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे इनकी जो है वो 14F इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हैव एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग, यानी कि सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब साइज डिक्रीज होगी तो देखो क्या फर्क आएगा, यहां से यहां इंक्रीज होना चाहिए, हुआ, लेकिन ये दोनों बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा है, इसको बड़ा होना था लेकिन इसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग लग के ये छोटा हुआ। अरे जो बड़ा है उस वो छोटा होना शुरू होगा तो ऊपर वाले के बराबर आ जाएगा ना बेटा। अरे भाई, इसकी मान लो ये 5 है और इसे होना मान लो 10 था, तो ये घट घट के ये 6 आ गया, तो ये इसके अंदर साइज डिक्रीज हुई, मगर इतना नहीं कि उसको पलट के फेंक दे, ये लगभग बराबर आ गए। लगभग बराबर आने का मतलब भी यही है बेटा कि इसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां से कहां तक चलता है? तो ये पूरे ग्रुप में चलता है, 4 से लेके 12 तक सब में एप्लीकेबल है। तो यहां से हमारे पास यहां पे एक चीज आ गई, वो यहां लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, है ना, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, साइज ऑफ 5D सीरीज elements become similar to 4D series due to intervention of F electrons बोल दो, intervention of lengthenoid contraction बोल दो,
और नहीं तो इंटरवेंशन कोई गोली मार दो, इंटरवेंशन का मतलब भी वही होता है आ जाना, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लिख दो। तो याद रखना इस चीज को, ये एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप जरूर याद रखना, थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और ये सब बातें कहां लिखी हुई है, डी एंड एफ ब्लॉक 12th क्लास। हम वापस रिवाइज करेंगे, कब करेंगे, जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब ये वापस रिवाइज करेंगे। इनफैक्ट 3 जगह लिखी हुई है पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये बात उन्होंने 3 जगह लिखी है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास तौर से आगे के ग्रुप तो नहीं पूछे जाते हैं, ये 4th ग्रुप जरूर पूछा जाता है कि टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज का ऑर्डर जरूर पूछा जाता है। तो क्या, बड़ा और फिर लगभग बराबर। यस, साइड हो गया बेटा, लिखो फटाफट। तो ये इंपॉर्टेंट काफी है और इसलिए इसको लगा लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना बेटा इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये सब चीजें तुम्हारे लिए पता है क्यों आसान हो रही है, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे टीचर कॉन्फ़िगरेशन स्किप कर देंगे, बोलेंगे बेटा याद करने की चीज है, रट लो कैसे भी कर लो, मैं मानता हूं है, मगर मैंने तुमको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉन्फिडेंस दिलवाया, पूरी तरह से दिलवाया। आज मैं जब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं ना, तो तुम्हारे दिमाग का दही नहीं हो रहा है, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, तुम्हें पता है ये सीक्वेंस है, तुम्हें पता है पहले इसमें गया फिर इसमें गया फिर इसमें आया, तुम्हें हर चीज नजर आ रही है, तुम्हें हर चीज नजर आ रही है। अब शायद वहां पर थोड़ी सी मेहनत, मैंने कई बार ऐसा लगता है कि फालतू कर रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन क्यों ही लिखवा रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें आज बहुत आसानी से समझ आ जा रही है, उसका कारण यही है कि आज तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पराया नहीं लगता। ठीक है भाई, चलो आगे। तो छोटे छोटे एफर्ट जो हैं वो चीज़ों को आसान बनाते हैं, ये मैं महसूस करता हूँ पढ़ाते हुए। और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं। आपको भी समझ आता है और मुझे शायद चीज़ को समझाने में भी मजा आता है। चलो आओ बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको समझते हैं, और बहुत काम का ग्राफ है, कुछ भी नहीं है इसमें, देखो एक ही चीज़ है, ये देखो, यहां पे देखना, 1 2 3, ये जो तीनों हैं इनको ध्यान से देखो, ग्रीन वाला, ब्लू वाला और ये वाला, दिख रहा है ना सबको, या विजिबल तो है ना, हाँ है, दिख रहा है, ठीक है, ये ग्राफ दिखे। तो ये जो आपका ग्रीन वाला है ना बेटा, ये आपका स्कैंडियम है, फर्स्ट एलिमेंट है, राइट। अब दूसरी सीरीज का पहला एलिमेंट तो वो आपका ये ट्रियम है, और वो जो तीसरा ऊपर दिख रहा है वो टॉप टू बॉटम है ना, ऐसे टॉप टू बॉटम चल रहा है, ऐसे 1 2 3 ऐसे चल रहा है, ये लिखा हुआ है ग्रीन वाला, ये है ये वाला, तो ये कौन सा हुआ आपका, लेंथेनम हुआ, करेक्ट है। अब देखो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हमने कहा कि थर्ड ग्रुप में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो थर्ड ग्रुप में आप कंसिडरेबल गैप देख पा रहे हो सबके अंदर, देखो। लेकिन फोर्थ ग्रुप से आप देख रहे हो कि यहां पर जो ये टाइटेनियम है और यहां पर ये जिरकोनियम है और यहां पर हॉफनियम है, ये तो बराबर हो गए और ये थोड़ा सा बड़ा है। अब आप थ्रू आउट द सीरीज देखो, लगभग ये तो मैच करता हुआ ही चल रहा है आपका, है ना। पूरी सीरीज देखिए आप, ये ऊपर वाली 2 लाइन तो अगर पहला ग्रुप छोड़ दोगे, वहां पर इंक्रीज है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, मगर बाद में अगर आप देखोगे तो ये ब्लू और रेड पॉइंट जो है वो बहुत पास पास ही है, ये देखो,
इसीलिए हमने लिखा कि इन सब में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से ये जो आखिरी वाले हैं दो, वो सिमिलर हो जाता है। समझ आया? जो हमने लिखा पीछे वो इस ग्राफ से समझ आ रहा है बेटा आपको अच्छे से? ठीक है, ठीक है। हालांकि ये जो ग्राफ है ये मैग्नीज की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज उन्होंने जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग अलग चीज है। वहां एक जो पीक आना चाहिए था मैग्नीज की साइज को, बट डजेंट मैटर, हम अभी इसको टॉप टू बॉटम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में ऐसी कई खामियां हैं जहां पर वो पिछले पेज पे अलग बात बोलते हैं और अगले पेज पे अलग बात, क्योंकि चाय पीते पीते बना लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना, और बस ऐसे ही है। ठीक है, बहुत सारी किताबों का निचोड़ होता है, तो और एक ऑथर नहीं होता। आप कभी देखना एनसीईआरटी में एक ऑथर नहीं होता है, एक से ज्यादा ऑथर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कभी लिस्ट देखना उसमें। अब जब बहुत सारे लोग डेटा इकट्ठा करके लाते हैं अलग जगह से, हर एक जगह में रेफरेंस बुक में देखो माइनर से चेंजेस होते हैं, तो वहां क्या होता है कि फिर चीजें एक बुक में डाल तो दी, बट उसे वापस देखने में थोड़ी सी गलतियां हो जाती है कि कोई चीज कहाँ से उठाई गई, कोई चीज कहाँ से उठाई गई। इसलिए वो निचोड़ है एनसीईआरटी बहुत सारी किताबों का बेसिकली, इसीलिए मैं इसे महान किताब बोलता हूं, क्योंकि छांट छांट के चीजें इसमें भर दी। ठीक है, तो महान किताब तो है, नो डाउट। इसीलिए इसकी कई बार इसकी एक लाइन को समझाने के लिए आधा लेक्चर चला जाता है, तो वो ठीक है, किताब वाकई बहुत तगड़ी है। अगर इसकी गहराई में उतरो तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, मगर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि चीजें थोड़ी सी खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, है ना, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। एनीवेज कोई बात नहीं, हमारे पास टॉप टू बॉटम के बात करने के लिए एकदम परफेक्ट ग्राफ है। ठीक है बेटा, और एक चीज और जो मैं यहाँ इस ग्राफ से समझा दूंगा तो मुझे बढ़िया लगेगा, मैं भी थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। राइट, यहाँ नैनोमीटर में वैल्यूज दी हुई है, तो आप मुझे बताओ कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी है इस पूरे ग्राफ में? तो कहीं ना कहीं आपको कोबाल्ट और निकल जो है, मेरे ख्याल से निकल के आएगा यहाँ के कुछ। ठीक है, कुछ सिखाना चाहता हूं मैं आपको। तो ये कुछ 12.5 नैनोमीटर के आसपास आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो सबसे टॉप है वो रेड वाला है, और रेड को अगर आप मैच करते हुए चलोगे तो मेरे ख्याल से लगभग 17.5 के आसपास, 17.5 नैनोमीटर के आसपास आपका पीक पॉइंट है। इसमें एंटायर डी ब्लॉक आ गया हमारा। हम अगर पूरे डी ब्लॉक की एक साथ बात करें तो पूरे डी ब्लॉक में सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जिसकी वैल्यू 12.5 नैनोमीटर है साइज में, और सबसे बड़ा वो है जो हमारे पास 17.5 नैनोमीटर है। थोड़ा दिमाग लगाओ, 12.5 नैनोमीटर से लेकर 17.5 नैनोमीटर तक की वैल्यू हिस्सी है हमारे पास, और उस वैल्यूज के अंदर हमारे पास 30 एलिमेंट आ चुके हैं, 30 एलिमेंट्स। यानी कि सिर्फ इतने छोटे ब्रैकेट में कितना हुआ, ये 5 नैनोमीटर का ब्रैकेट हुआ। कितना नैनोमीटर का ब्रैकेट हुआ बेटा? सिर्फ 5 नैनोमीटर में आपका एंटायर ब्लॉक आ चुका है। यानी कि ऐसे ग्राफ में देखोगे तो दिख भी रहा है कि बड़े हैं एक दूसरे से, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो ऐसा लग रहा है कि पहली सीरीज से दूसरी सीरीज तीसरी सीरीज वाले बड़े हैं। मगर इस चीज को भूलो एक बार और ये सोचो कि 30 ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ 5 नैनोमीटर के ब्रैकेट में काम करते हैं। दैट मीन्स उनके पास वेरिएशन के लिए सिर्फ 5 नैनोमीटर है। यानी 5 नैनोमीटर में इतने एलिमेंट्स का वेरिएशन हो भी गया। तो मेरा सवाल यह है, क्या वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो सही, मगर क्या वेरिएशन बहुत ज्यादा है या नॉर्मल सा वेरिएशन है? वो हर कोई किसी से बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, हर कोई किसी से बहुत ज्यादा तो बड़ा नहीं है, क्योंकि सारे मिलके ही इतने से में ही काम कर गए। बोले ये 5 नैनोमीटर है, अब इसके अंदर सारे एडजस्ट हो जाओ, कम ज्यादा छोटे बड़े, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। और यही कारण है कि इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती है ना बेटा, वो भी क्या करती है कि बिल्कुल इरेगुलर चलती है, क्योंकि इनके अंदर आपस में ही इतनी समानता है, साइज में आपस में ही इतनी सिमिलरिटीज है। सिर्फ 5 नैनोमीटर का एक ब्रैकेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट निपटा दिया आपने। तो बेसिकली ये वेरिएशन जो है ना, ये एक नॉर्मल सा वेरिएशन है, साइज के अंदर बहुत लार्ज वेरिएशन नहीं है। लाइकवाइज अगर आप एस ब्लॉक में जाओगे तो लिथियम से सोडियम बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, और सोडियम से पोटेशियम बहुत बड़ा है, लाइक पोटेशियम से रुबिडियम फिर बड़ा है। वहां बहुत ज्यादा गैप से इंक्रीज हो रहे हैं वो।
अगर यहाँ इंक्रीज हो भी रहे हैं बट बहुत ज्यादा गैप नहीं है। मैंने तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम भी बता दिया। और यही कारण है कि डी ब्लॉक वाले जो हैं, और यही कारण है ड्यू टू सिमिलैरिटीज इन साइज, इन साइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स या मेटल्स आर यूज्ड टू फॉर्म या यूज्ड इन अलोय फॉर्मेशन, है ना। अलोय व्हील बहुत सुना है, कारों के अंदर, बाइक्स के अंदर एलोय व्हील है। वो एलोय व्हील का मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिखता है, नहीं, उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं। अब उसके अंदर एक से ज्यादा मेटल अगर मिक्स करोगे, दो से ज्यादा मेटल्स अगर मिक्स करोगे तो वो अलोय कहलाता है। दो मेटल्स का भी एक अलोय होता है। तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स से बना हुआ एक नया मेटल कहलाता है बेटा एलोय। ऐसा नहीं कि वो दिखने में ऐसा है तो एलोय है, नहीं। और जो दूसरा नॉर्मल रिम होता है उसे स्टील रिम बोला जाता है, तो वहां क्लियरली है कि स्टील है वो। लेकिन यहाँ एलोय के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को ऐड कर दिया जाता है जिससे वो लाइट वेट हो जाए, कुछ और उसकी स्ट्रेंथ उसे अचीव करनी हो तो वो आ जाए, कुछ नई चीज बन के निकले। और एलोय फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि साइज जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस में ना हो। जैसे मैं बहुत आसान सी भाषा में समझाता हूं, मेटल मेटल का बॉन्ड ऐसा होता है बेटा, ऐसा, जिसमें मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, प्लस बन जाता है, प्लस बन जाता है। सारे मेटल जैसे ही होते हैं, बोले प्लस प्लस बैठ के बैठे होते हैं। तो आप बोलोगे प्लस प्लस एक साथ कैसे रहते हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा इसने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ा जो यहां होगा, इसने भी यहां छोड़ा होगा, यहां सब ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इस फ्री स्पेस में घूम रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, फ्री स्पेस में घूम रहे हैं। यानी कि इनकी सरफेस सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये आपस में साथ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री घूम रहे हैं। आपने सुना होगा कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो ऐसे मिलते हैं। इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी इसी वजह से होती है, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, है ना। जो चार्ज है वो चल फिर सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाएगी। ये मेटल्स मेटल्स आपस में इसीलिए पास रहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। जब लाइट इस पे पड़ती है सरफेस पे, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है उसकी वजह से इनके अंदर जो फोटोन्स वगैरह हैं उनकी वजह से सनलाइट के अंदर ये चमकते हैं। एक फ्रेशली कटे हुए मेटल्स को जब आप देखोगे तो वो शाइन मानेगा, शाइन मारेगा। क्या बोले उसे, लस्टर, लस्टर क्या बोलते हैं उसे, जो भी है ना, वो मेटेलिक लस्टर इनमें प्रेजेंट होता है। ये भी उनका कारण है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। सुनते जाओ, ये पॉइंट है नहीं कहीं सिलेबस में, ऐसे ही समझा रहा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आता है, सरफेस चमकती है। दूसरी बात आती है कि इनकी साइज, डी ब्लॉक, अभी हम डी ब्लॉक की बात करें तो ये इस तरह से फिट होते हैं। जूस की शॉप पे कभी मौसमी जमी हुई देखी है? मैं हमेशा इसी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता है। जूस की शॉप में जाते हो तो वहां क्या है, जूस शॉप पे आपको मौसमी जैसे जमी हुई होती है वैसे ही ये मेटल्स जमे होते हैं, है ना, वैसे ही। अब मान लो ये मैंगनीज है, तो मैंगनीज में सब जगह मैंगनीज 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 इसी तरह से अरेंज हो रखे होंगे। अब तुमको अगर एलॉय बनाना है तो एलॉय बनाने के लिए तुमको एक मेटल को हटा के दूसरे मेटल को फिट करना पड़ेगा। अरे ऑब्वियसली मेटल को मिक्स करना है, तो इसका मतलब है मिक्स करोगे तो सब जगह पे फिर सेम मेटल नहीं रहेगा ना, इनके बीच में कोई दूसरा मेटल भी आएगा। यानी तुम ये चाह रहे हो कि मौसमी हटाओ एप्पल लगाओ, मौसमी हटाओ अनार लगाओ, मौसमी हटाओ कोई और उसी साइज का लगभग जो फ्रूट है वो लगाओ, विच इज पॉसिबल। अगर आप मौसमी को हटा के अनार लगा सकते हो, एप्पल लगा सकते हो, अमरूद लगा लो, लगभग उसी साइज का कोई फ्रूट है वो आप धीरे से बीच में से एक निकाल के उस जूस की शॉप पे लगा लेना, तो वो सारी मौसमी गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अलॉय बनाना है तो साइज सेम होनी चाहिए। अलॉय बनाना है तो साइज क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। तो ड्यू टू सिमिलरिटीज इन साइज, इस वजह से ये अलॉय फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। हमें पता है कि यार ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं है एक दूसरे से, तो ले आओ। हमें पता है यहां पर बहुत सारे ऐसे मेटल्स मिल जाएंगे जो लगभग एक दूसरे के बराबर है, तो इनका अलॉय बनना पॉसिबल है। मगर आप में से कोई जा रहा है और आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो अलॉय बनाऊंगा, है ना, तो आपने एक मौसमी निकाली वहां से धीरे से और तब तक हाथ रखा
और फिर यहां से लिया एक तरबूज, एक पपीता, और कह रहे हैं कि मैं तरबूज लगाऊंगा इसमें। तो बेटा बताओ मौसमी रहेगी वो बाकी सारी या नीचे गिर जाएगी? तो बताओ क्या ऐसा कोई मेटेलिक क्रिस्टल बन पाएगा या गिर जाएगा? तो इसीलिए एलोय फॉर्मेशन में सिमिलर साइज का होना अनिवार्य है, वरना मौसम या नीचे गिर जाती है बेटा। इसलिए पपीता और तरबूज अंदर मत रख देना, क्योंकि सिमिलर साइज होना जरूरी है, वो बैठेगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो इसलिए अलोय फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, साइज 15% के अंदर। एनसीईआरटी में एक डेटा भी दिया हुआ है जिसे हम डी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक में, कि एक दूसरे से 15% के अंदर ही होना चाहिए। लाइक कोई मेरे से 15% छोटा है, ठीक है, एक एटम एक मेटल है, उसे पूछ रहे हैं कि 15% छोटा है, कह रहा चलेगा, 15% बड़ा है तो चलेगा। वो जो एक क्राइटेरिया है वो 15% का ही रहना चाहिए साइज के अंदर एक दूसरे से। ठीक है भाई, चलिए तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। कह रहे मौसमी मीन्स तू टमाटर से काम चला। आओ भाई, अब बात आती है एफ ब्लॉक की। ये लो एफ ब्लॉक, लिख रहा था मैं, क्लास का टाइम हो गया, पूरा लिख भी रहा था मैं। अब एफ ब्लॉक के अंदर हम जनरली लेंथेनॉइड्स की बात करेंगे, और उसमें भी हम लेंथेनॉइड्स के अंदर दो तरह की साइज की बात करेंगे, एक तो न्यूट्रल में और एक उनके +3 में। न्यूट्रल में और +3 में, ठीक है बेटा, दो तरह की बात करेंगे। न्यूट्रल के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी जिसका रीजन सेम है, ये देखो, ये यहां नहीं होगा और मैंने इसको यहां पहुंचा दिया। अब रीजन क्या है? रीजन सेम है, क्या? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पहले इसकी बात कर लेते, फिर पूरा समझा दूंगा अभी कि मोस्टली अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। उन्होंने क्या लिखा हुआ बेटा? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। उन्होंने बेसिकली इसको कंसिडर नहीं किया, जबकि डेटा के अंदर दिया हुआ है कि ये बड़ा है सबसे। तो यूरोपियम जो है वो बड़ा क्यों होता है, उसका रीजन लिख रहा हूं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 4f7 होता है। उसके बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से लूज पैकिंग एफिशिएंसी सेम, कैसा? मैंगनीज में जो था लूज पैकिंग, है ना? लूज पैकिंग कब होती है? वीक बॉन्डिंग। तो यहां से साइज क्या आ जाएगी बेटा? ज्यादा आ जाएगी। इसको डिटेल में मैंने मैंगनीज के लिए लिखा हुआ है, सेम रीजन है, सेम एज मैंगनीज। मैंगनीज क्यों बड़ा हुआ था? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, उसकी भी लूज थी, इसकी भी लूज है। इसका भी मन नहीं है बॉन्ड बनाने का, तो इसके भी जो ये कैर्नल्स हैं, जो ये मेटल मेटल के कैर्नल्स हैं, ये दूर होते हैं, इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होता उनके अंदर, इसीलिए वो दूर होते हैं। तो फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी ज्यादा आती है, और फिर रेडियस भी क्या आती है बेटा? ज्यादा आती है। इस वजह से ये थोड़ा ज्यादा रहता है। बाकी लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज है ना? और +3 में तो कोई टंटा ही नहीं है। +3 के अंदर तो और ही जबरदस्त काम है। +3 के अंदर आप इन सब को वापस लिख लो, +3 से, +3 में लिखना, लेकिन वापस लिख लो इनको +3 के अंदर। +3 में शुरू से लेके लास्ट तक लगातार डिक्रीज है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहां तो चलो यूरोपियम आपको परेशान भी कर रहा है, +3 में तो कुछ भी नहीं करेगा। तो +3 में आप लेंथेनियम, सॉरी लेंथेनम। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपने तो कहा था लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा कॉपी के ऊपर छत पे लिख दे कि लेंथेनम है डी ब्लॉक का, मगर उसकी सारी प्रॉपर्टीज एफ के साथ पढ़ी जाती है। उसकी सारी प्रॉपर्टीज किसके साथ पढ़ी जाती है? एफ के साथ।
क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज में ये इनके जैसा मैच होता है। इनफैक्ट सारे लेंथेनोइड्स को लेंथेनोइड्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी लेंथेनम से मैच करती है। ठीक है, तो पप्पा कौन? लेंथेनम। तो लेंथेनम लीड करता है इनको। अदरवाइज लेंथेनम का घर पूछे तो एड्रेस अलग है। एड्रेस तो डी ब्लॉक है बेटा, उसका पूछा जाएगा लेंथेनम कहाँ का है, डी ब्लॉक का है। लेंथेनम की सारी बातें कहाँ की जाएगी, एफ ब्लॉक के साथ करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात आती है, वो मतलब ऐसा है कि भाई हाँ इनके साथ देखा जाएगा, इसको रहता अलग है, कोई बात नहीं। फैज अहमद कह रहा है साइड हो जा। सही बात है। हो जाएंगे भाई, तू कह रहा है तो साइड में भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मैं यहाँ साइड हो जाऊंगा, तू कहीं और साइड हो जाएगा, चलता रहता है, पार्ट है ये तो लाइफ का। ऐसे करके आप पूरा सबको +3 में लिख लेना, ये आपको बोल रहा हूं मैं। और ल्यूटेशियम +3 तक कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। बस वो ऊपर यूरोपियम है, बस उसको थोड़ा देख लेना, ये यहाँ आएगा। इसके अंदर कहीं से किसी को भी कुछ भी हिलाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, जो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट इन एफ ब्लॉक इन लेंथेनोइड्स, लेंथ इन लेंथेनोइड्स साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन M एज वेल एज M3+, यानी कि आयनिक साइज हो गई बेटा ये, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव और ये जो इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव होता है ये है इसका रीजन। इसका जो रीजन है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन 4f सबशेल, सिग्मा घटेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इसे क्या बोला जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बताओ, हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड में ही देख लिया कि जब लेंथेनॉइड देख रहे हैं तब भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगे जा रहा है। जैसे 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं ना लगातार, तो 4f तो खराब जगह है जो कि शील्डिंग अच्छी करती नहीं है। अब आप खराब जगह पे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हो तो शील्डिंग पुअर ही होगी ना। फिर 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, 4 भरा, 5 भरा, 6 भरा, लगातार आप कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, 4f 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 में लगातार इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो। जब 4f में इलेक्ट्रॉन लगातार जा रहा है तो शील्डिंग पुअर होती जा रही है। तो शील्डिंग जब पुअर होती जा रही है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इनकी लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होती जाती है जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण। और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप M एज वेल एज M3+, जो कि इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, उस दोनों के अंदर ये सेम रीजन एप्लीकेबल है साइज घटने का। ठीक है, तो प्लीज इसको आप देख लेना, ये मैंने सब कुछ एक साथ लिख दिया है, आप पूरी सीरीज लिख देना, सब पर +3 लगा देना बेटा। Sir, why +3 oxidation state is only considered? Because the +3 oxidation state is most stable oxidation state in lanthanoids. तो इसीलिए काफी सारी चर्चाएं इसके +3 की ही चलती है। ऐसे ऐसे लैंथेनोइड्स हैं जो सीरियम +4 से +3 में चला जाता है ना। जबकि आप देखोगे कि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सीरियम को अगर आप +4 में देखोगे ना तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है वो। सीरियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 58 होता है, 4 निकालोगे 54 बचेगा। 54 मतलब क्या होता है, 54 मतलब इनर्ट गैस। तो सीरियम +4 होते हुए भी +3 में जाना चाहता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हैं। यूरोपियम +2 में स्टेबल है मगर वो फिर भी +3 में जाना चाहता है। ये सारी बातें मैं डी और एफ में करूंगा,
ये सारी बातें मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक में समझाऊंगा विथ द वैल्यू ऑफ इनोड सेल, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू के साथ बताऊंगा कि क्यों यूरोपियम प्लस 3 जो है वो रिड्यूस, सॉरी यूरोपियम प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, सीरियम प्लस 4 बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। सीरियम प्लस 4 बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सीरियम प्लस 4 इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, और पानी को ऑक्सीडाइज करने की औकात बहुत कम लोग रखते हैं। फ्लोरीन रखता है, सीरियम प्लस 4 भी रखता है, मैग्नीज प्लस 7 भी रखता है। हालांकि इनकी स्पीड बहुत कम है और फ्लोरीन की स्पीड ज्यादा है, तो काइनेटिकली ये दोनों बहुत स्लो होते हैं। इस वजह से एक्वस मीडियम में आप फिर भी यूज कर लेते हो सीरियम प्लस 4 को, कि ये जब तक पानी को छेड़ेगा तब तक आप अपना काम करके निकल जाओगे। मगर फ्लोरीन एक्चुअली जाते ही छेड़ देता है, तो इसलिए फ्लोरीन के साथ दिक्कत है। इनको तो फिर भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप यूरोपियम प्लस 2 की बात करोगे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला? क्योंकि ये +3 में जाना चाह रहा होगा ना। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का रिडक्शन होता है, हो गया। यहां पे इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला? क्योंकि ये यूरोपियम +3 में आना चाहता है, तो इसका हर एक एलिमेंट +3 में जाना चाहता है। अपनी कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहे वो क्यों प्रेजेंट ना हो, जाना +3 में ही जाता है। द रीजन मोस्ट स्टेबल, सारे कंपाउंड्स आपको ज्यादातर उसी में मिलते हैं। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज +3 है, हर कोई उसी में जाना चाहता है। ठीक है, अब बाकी ये सब बातें डी एंड एफ ब्लॉक में बताऊंगा। अभी से अंदर मेरे, है ना, कीड़े बिलबिला ना शुरू कर गए तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, रहने दो। चलो, तो ये तो बात हो गई साइज की, सारी बात हो गई। ठीक है, हो गया साइज वाला काम हमारा। साइज हम कह सकते हैं कि एकदम परफेक्ट हमने कर ली। और उससे रिलेटेड ये सवाल भी कर लो, आ जाओ। AIPMT 2015 में पूछा हुआ सवाल है। ओ, सिर्फ 85? मुझे लगा यहाँ 100 होगा कम से कम। 100 तो होगा ही कम से कम। लेकिन कमाल है वो बच्चे भी जिनको A, C और D भी जो है, मतलब कमाल है। मतलब मैं क्या बोलूं उनको, कमाल है बेटा वो। मतलब मुझे तो डाउट होता है कि वो पहचानते तो है ना अपने मम्मी पापा को, पता पड़े। और स्कूल से घर ही जाते थे ना बेटा जब पढ़ते थे, तो इतना जल्दी भूल जाते हो? रोज तुम्हें कोई वो छोड़ने आता था क्या स्कूल से घर? रोज भूल जाते होंगे तुम तो। कह रहा घर कहाँ है यार, कहाँ से निकला था? सही बताओ, अब भी कितनी देर हुई होगी मुझे वो चीज पढ़ाए हुए। एक होता है सीधा सवाल। सही बताओ यार, तुम्हें सब चीजें याद तो रहती है ना? मतलब तुम ऐसे खाना खाते हुए यहां तो नहीं लगा देते? अरे यार मुंह से खाते, भूल गया। जो भूल गया, अभी सुबह तो खाया था। सुबह खाया था, पापा बता रहे थे कि मुंह से खा खाना। फिर भी याद नहीं रहा मेरे को, मैं कान में लगा दिया मैंने। हम्म?
मिर्ची लग गई, अब क्या करूं? नाक में डाल दी सब्जी, दही नाक से पी लिया, अब क्या करूं? भूल गया था। स्ट्रो ग्लास में तो लगाई, मगर मुंह में लगानी कि नाक में, समझ नहीं आ रहा। भूल जाते हैं यार, कोई बात नहीं, इतना भूल। गजब लोग हो तुम। इस सवाल पे पूरा मतलब मैंने कहा यार 100% तो आएगा, अरे यार 95 से ज्यादा तो आता कम से कम। गजब ही लोग हैं यार, गजब ही बैठे हैं भाई साहब। आर्ट्स कॉमर्स वाले आ गए क्या यहाँ पे? हैं, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा मतलब। सूरज वर्मा तुक्काबाज नाउ हैप्पी, ये इसका नाम है। क्या लिखा है? सूरज वर्मा तुक्काबाज नाउ हैप्पी, बता रहा है। गजब है भाई तुम। चलो, वीसी करो, कितनी बार बोला, पिछले साल भी बोला था, मेरे को शर्म आती है वीडियो कॉल पे। यस, नीट 2020 2018 में आया हुआ है ये। और ये भी नहीं, बताओ यार, मैं तो क्या बोलूं, अब तुम ही बताओ अब। लो, इसमें भी देखेंगे, अभी बहुत सारे होंगे। लो, हे भगवान, 30 सेकंड से, 30 सेकंड इस सवाल के लिए चाहिए, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई कम ऑप्शन नहीं दे रखा, वरना मैं और कम कर देता टाइम इसमें। ये क्या हुआ? कॉल गया ही नहीं क्या? ये क्या हुआ, पोल वोल ही नहीं गया, मुझे लग रहा 55% लोगों ने। सी भी है, देखो। अच्छा, सी है ना आंसर? 1 सेकंड, सी नहीं है। हाँ यही है, डी है। आगे भी नहीं देखते ना बच्चे, ये देखो, यहाँ कोई देख ही नहीं रहा, वहीं से आंसर कर दे रहे, कह रहे ओहो, एल्यूमिनियम गैलियम, गैलियम छोटा हो गया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लगा दो। आगे, आगे, आगे भी देख ले। कमाल लोग हैं, बहुत तगड़े लोग हैं। इस बार आया ही नहीं। इस बार लगता है वो हैप्पी नहीं है। सक्षम प्रजापत, प्रदीप वर्मा, अनुराग। क्यों अनुराग? क्यों अनुराग? ले, वही है क्या तू? अनुराग, ले आ रहे आ। ये तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाले सवाल आ गए। तो हम अब क्या करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी शुरू करेंगे, और क्या करेंगे, अब और कुछ काम बचा नहीं अपनी, यहीं से शुरू कर लेते हैं। आ भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सब कुछ बताता हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में आयोनाइजेशन एनर्जी को आईई भी लिखते हैं, आईपी भी लिखते हैं, और आईपी का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाएगा तो उसे पोटेंशियल बोल के बोल दिया जाएगा। तो सिर्फ अगर उसकी यूनिट चेंज करते हो तो उसे पोटेंशियल बोल दिया जाता है, अदरवाइज चीजें वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, आईपी बोल दो, एक ही बात है। तो मुद्दा यह है कि मोटे मोटे तौर पे आसानी से समझाने वाली चीज यही है कि ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, और अब तुम्हारे बैठे बैठे मन में ख्याल आया, कि रहा क्या, कि भगा के लाऊंगा। किसको? घर से। किसको? अब वो तुम्हारे ऊपर है, किसको लाते हो, वो तुम्हारी इच्छा। तो तुम गए और बोला कि रिमूव करूंगा। क्या बोला? इसको रिमूव करूंगा। अब ये कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। भाई मेरे लिए तो इलेक्ट्रॉन है, तुम किसको भगाते हो पता नहीं। तो तुम गए और तुमने कहा कि चलो, समय आ गया है अब, है ना, समय आ गया है इस रिश्ते को नया अंजाम देने का।
इसे रिमूव करना है। मगर ये जो डेडी बैठे हैं अंदर, डेडी, और डेडी का नाम क्या, न्यूक्लियस। तुम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन पर डैडी की नजर नहीं है। डैडी ने तो नजर रख रखी है बेटा, डैडी ने तो नजर रख रखी है। और डैडी ने नजर रख रखी है, इसका मतलब डैडी अट्रैक्शन लगा रहे हैं। और डैडी अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो तुम्हें भगाने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना बेटा। तो अगर तुम भगाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करोगे, एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें उस काम में। और रिमूवल के लिए जो भी एनर्जी दी जाएगी बस उसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। मतलब उस इलेक्ट्रॉन को डैडी की नजर से चुराने में जितनी मेहनत लगेगी उस मिनिमम मेहनत को कहा जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन फटाफट से फील आ गई, फील आ गई, कह रहा है ना, फोन लगाओ, आज ही आ रहा हूं के लेने तुमको है? ले, तो यहां क्या लिखोगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड, बॉन्डेड मत लिखना, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कुछ चर्चा करेंगे हम इसके, कुछ शब्दों पर जोर देकर इसे डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और फील करवाएंगे आपको। पहली चीज, एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि जो काम 10 रुपए में हो रहा है, ठीक है, वो काम 100 रुपए देके नहीं करेंगे। मतलब अगर भगा के लाना है, अगर तुम अकेले भगा के ला सकते हो तो फालतू में 4 गुंडे किराए के नहीं करने, कह रहे मेरे साथ चलो, उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। भागने वाली भाग जाएगी या भागने वाला भाग जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जो काम मिनिमम एनर्जी, क्योंकि देखो खर्चे वाली बात है ना बेटा, तो खर्चे कम से कम खर्चे में हमें भगाना है बेटा, कम से कम खर्चे में। तो ऐसा कब पॉसिबल है, देखो टेक्निकली ऐसा कब पॉसिबल है वो समझना, कि मान लो ये एक एटम है, ये रहा उसका न्यूक्लियस, यहां पे दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस, यहां पे खूब एक एटम थोड़ी होगा, खूब सारे एटम होंगे, ये एक और एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ठीक है, ऐसा एक एटम है। तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे कि आप मान लो, समझना मेरी बात को, समझना, तुमको इस इलेक्ट्रॉन को भगाना है बेटा, किस इलेक्ट्रॉन को भगाना है, इस इलेक्ट्रॉन को भगाना है। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपने घर पे है, जिसको भगाना है ये कहां है, घर पे है, मोहल्ले में है। तो मोहल्ले में तो पड़ोसी भी होते हैं बेटा, मोहल्ले में तो पड़ोसी क्या होते हैं, पास पास होते हैं कि नहीं होते हैं मोहल्ले में। अब मैं अगर गैसियस स्टेट में नहीं लेकर जाऊं पहले एटम को, तो मान लो वो सॉलिड है, मान लो वो लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड में एटम जो है कंपैरेटिवली पास पास होंगे, यानी पड़ोसी क्या होंगे बेटा, पास होंगे। सुनना मेरी बात को बेटा, पड़ोसी क्या होंगे, पास होंगे। कौन सी स्टेट में पड़ोसी पास होंगे, गैसियस में तो सबसे दूर हो जाएंगे, गैसियस में दूर होंगे। क्या लिक्विड स्टेट में, क्या लिक्विड स्टेट में पड़ोसी पास होंगे, होंगे। क्या सॉलिड स्टेट में पड़ोसी पास होंगे, होंगे। अब अगर तुम इन दोनों स्टेट में, यानी कि तुम जाकर मोहल्ले में जाके भगाने की कोशिश करते हो, तो मोहल्ले में जो है बेटा वो यहां यहां यहां, ये मोहल्ले में जितने हैं ना, ये सब पापा के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार का मतलब पापा के जानकार हैं। अब पापा मान लो नजर रखें ना रखें, लेकिन घर वाला नजर रखे ना रखें बेटा, पड़ोसी जरूर रखते हैं, उनको जरूर पंचायती है। यानी कि अगर स्टेट सॉलिड हुई और स्टेट लिक्विड हुई, तो जो नेबरिंग एटम है, नेबर वाले मतलब अड़ोस पड़ोस के जो एटम हैं, उनके न्यूक्लियस का भी इस पर ध्यान होगा, थोड़ा थोड़ा वो भी इसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे। वो भी मतलब डैडी जी के साथ साथ पड़ोस में जितने डैडी जी हैं उनकी भी नजर में होगी, कह रहे कि कहीं ये भाग ना जाए, यानी कि उन पर अट्रैक्शन लग रहा होगा। उन पे क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन। क्योंकि अगर एटम, देखो फील भी करो, मजाक तो अपनी जगह है, फील भी करो, अगर सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, तो नेबर में जो एटम्स हैं, नेबरिंग एटम्स हैं, वो बहुत ज्यादा होंगे और पास होंगे।
और पास होंगे तो उनका भी अट्रैक्शन उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा। तो जहां आपके 10 रुपए लगने आप फालतू में 100 रुपए दे दोगे, क्योंकि अगर उन पर अट्रैक्शन ज्यादा, उनका भी अट्रैक्शन उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो खामखा तुम्हारा खर्चा तो बढ़ जाएगा ना बेटा रिमूव करने के लिए। अननेसेसरी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पे वर्ड मिनिमम इसलिए यूज किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम जिसे मिनिमम मान रहे हो वो मिनिमम हो ही ना। अभी समझ आया? तो इसीलिए पहली चीज आइसोलेटेड करो, गैसियस स्टेट में ले जाओ। देखो आइसोलेशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एनी एटम। आप किसी एटम को आप प्रैक्टिकली आइसोलेशन में नहीं ले जा सकते, मगर एक ही सिचुएशन है जहां आप उसे बाकी सारी स्टेट से ज्यादा दूर मान सकते हैं, एंड दैट इज गैसियस स्टेट। एक स्टेट है, कौन सी? गैसियस स्टेट। मतलब तुम्हारे हाथ में क्या है? तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतनी सी बात है कि यार इसे गैस बना दो, हम गैसियस को आइसोलेशन मान लेंगे, क्योंकि हम वाकई में अगर देखें तो रियलिटी में तो हम आइसोलेशन कर ही नहीं सकते। मगर जिसे हम आइसोलेटेड मान सकते हैं वो सॉलिड लिक्विड तो नहीं होगी ऑब्वियसली, वो स्टेट होगी जिसमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाए, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी गैसियस है। तो हम पहले फोन करेंगे कि घर नहीं आऊंगा, तुम वहां आ जाना। हम उसे गांव से बाहर बुला लेंगे, या हम उसे शहर से बाहर बुला लेंगे थोड़ा सुनसान रास्ते पे, और फिर तुम वहां जाके ले आओगे उसे। तो भगाना आसान हुआ कि नहीं हुआ बेटा? इसीलिए पड़ोसियों से भी बचाना, बचा लो। तो गैसियस आइसोलेशन करो उसका, कह रहा है इधर आ। ठीक है, तो उस एक एटम को मान लो ऐसे की जगह, ऐसी जगह घर हो, सोचो खेत में घर है जहां पे सिर्फ डैडी जी है नजर रखने वाले, खेत में ही घर है, तो आइसोलेशन हो गया ना बेटा उसका। अब पड़ोसी है नहीं आसपास, भगाना आसान, कह रहा हटाओ निकालो इसे। कह रहे एक्सपीरियंस कहते हैं इसको। हाँ मैंने तो 20-30 भगा ली, एक्सपीरियंस कहते हैं। भगाने के नाम पे सिर्फ मैंने बेटा आज दिन तक, मतलब क्या बोलते हैं, घर में कभी बिल्ली आ जाती तो भगाती थी, मम्मी कहती थी भगा दे इसको, तो मैं भगा देता था। ठीक है, फिर थोड़े बड़े हुए तो बाइक थोड़ी सी भगा ली जोश जोश में कि हाँ थोड़ी आज भगा के देखते हैं, वो भी रोज नहीं। फिर थोड़े बड़े हुए तो कार थोड़ी भगा ली, है ना। अब तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी मुझे भगा रही है। मैं तो भगा, मैंने भगाने से बिल्ली भगाई है, दूध पी जाएगी क्या, भगाओ इसको, आ जा। इसलिए एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगा यार। कह रहे सर अब बीवी भगा रही है। नहीं यार इतनी बुरी स्थिति भी नहीं है ना, इतनी बुरी स्थिति भी नहीं है कि अब बीवी भगा रही है। नहीं 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 भगा रही भाई, जिंदगी भगा रही है, इतना कह सकते। देख रहे हो, सेल्फ रोस्टिंग विद डीप मैसेज। चलो आगे आ जाओ। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, क्या आप इसकी सारी टर्म्स को समझ गए? और ये मोस्ट लूजली का मतलब क्या होगा? अंदर वाला होगा या सबसे बाहर वाला होगा? मोस्ट लूजली कौन सा होगा? ये सबसे जो जल्दी भाग जाए वही पकड़ेंगे अपन, है ना। जो जल्दी भाग जाए उसी पे दिल आता है वैसे तो देखा जाए तो। अब एक घर में मान लो 4 हैं, नैन मटक के एक के साथ हो गए तो नैन मटक के वाली तो पसंद आती है बेटा। तो इसीलिए सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन ही है जो भागेगा, मोस्ट लूजली तो वही होगा। ओके बेटा, आउटर मोस्ट जिसको हम कहते हैं। आओ आओ सैया। ठीक है, तो अब अभी तुमने कहा कि इलेक्ट्रॉन भगाना है। अब इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4
न्यूट्रल एंड केटायंस, और न्यूट्रल्स, न्यूट्रल एंड केटायन, न्यूट्रल एटम्स ऐसे लिख दो, न्यूट्रल एटम्स एंड केटायंस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है राजा? एंडोथर्मिक का मतलब है उसका डेल्टा एच जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमेशा याद रखना, जो डेल्टा एच, अच्छा रिमूवल का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, तो कई बार इसको ऐसा लिखा होता है, यहाँ पे आई लिखा होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत सी जगह ऐसा लिखा होता है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हो रही है इस प्रोसेस में, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तुम एनर्जी दे रहे हो, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तुम्हें बदले में इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले जाए। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। लिख लिया, लिख लिया, आगे बढ़े। चलो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, कुछ ज्यादा समय देना भी ठीक नहीं है लिखने के नाम पे। आ जाओ, अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग, और वो अलग बात क्या है कि कौन सा प्रोसेस है जिसे अब आए, वो तो चलो सवाल की फॉर्म में करा देंगे। यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज फॉर एन एलिमेंट। ई फॉर एलिफेंट नहीं, एलिमेंट। एक एलिमेंट है जिसमें लगातार आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में, पहली भगाई, दूसरी भगाई, तीसरी भगाई, मतलब मान लो एक ही घर में से तीन भगानी है, कैसे करेंगे? घर एक ही होना चाहिए। तो अब भगने भगाने वाली बात को हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं, क्योंकि वो एक के लिए तो अच्छा लगता है एग्जाम्पल, दो तीन के लिए तो बढ़िया नहीं लगता। कह रहा है सर मम्मी भगा ली, बदतमीज, कुछ भी लिखते हैं। सर आप साउथ के हीरो जैसे लगते हो, क्या समझूं मैं, मतलब इसमें से काम काम का शब्द छांट लूं? है क्या कहना चाहता है तू? कोई नहीं, बढ़िया है, हीरोइन तो बढ़िया मिलती है उधर साउथ के हीरो को मूवी में। ले जा। वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एलिमेंट, मजाक कर रहा हूँ, इधर आओ, यही मेरी मजाक है, यही मेरे चुटकुले हैं, यही मेरी शायरियां हैं, यही मेरा मोटिवेशन है, आ जाओ फटाफट पढ़ लो। ये रहा एक एटम, कह रहा भैया अपन बैठे हैं न्यूट्रल, क्या बोला? न्यूट्रल। तो पूछा इससे कि तेरे में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या हिसाब है, तो इसने थप्पड़ मारी और तुम्हें समझ आ गया कि न्यूट्रल है, मैंने भी क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही होंगे। ठीक है, तुम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने गए, फिर निकाल दिया तो ये एक गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो तुमने कहा ओहो आयोनाइजेशन एनर्जी वन कर दो। क्या बोल दिया तुमने? आयोनाइजेशन एनर्जी वन बोल दिया। जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन एनर्जी वन हो गया। ठीक है, हो गया भाई। अभी इसमें तुमने रुके नहीं, तुम्हें मजा आने लगा, कह रहा है यार इसमें तो मजा है, तुमने फिर गए रिस्क लेने का, और फिर जाके तुमने इसको M2+ बना दिया, एक और निकाल दिया, तुम्हें और मजा आया, कह रहे कि अभी तो और है, निकालूंगा, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, झुकना तो मत ही, M3+। ठीक है बेटा। हम्म। यू आर स्लो। तेरे को फास्ट पसंद है क्या? तो किया कर,
बहुत सारे मौके आते हैं, जैसे अभी गणेश चतुर्थी पे कर सकती थी, पूरा सावन था उसमें कर लेती फास्ट सारे, वहां कर लेती। तू क्या समझ रही थी? है बदमाश। खूब सारे मौके, जन्माष्टमी पे कर लेती, शिवरात्रि गई थी उससे पहले उस पे कर लेती, जहां पे भी, है ना, जहां भी मौका मिले रख लेती फास्ट। अब बताओ। मेरे भी होता है फास्ट उन दिनों में, अभी तो स्लो ही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में यहां जो हिसाब है वो ये होगा कि नहीं होगा? अरे प्लस है तो बेटा ऐसा ही होगा ना, है ना, प्लस है तो ऐसा ही होगा ना? फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में थोड़ा हिसाब और बढ़ेगा, बोले यार थोड़े और कम हो गए, प्रोटॉन तो उतने ही है ना, भगा किसके रहे हो? भगाना किसको है? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को थोड़ी भगा रहे हो। तो यहां जाओगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में और ज्यादा अंतर आएगा, यानी प्रोटॉन और ज्यादा हो जाएंगे। सवाल अगर समझ आ गया है तो मैं अगले किस शब्द पे आने वाला हूं, क्या बता पाओगे? अगर मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंपैरिजन कर दिया है तो जरा बताइए, अगर आपका दिमाग लग गया, आपको समझ आ गई, बात आप तक पहुंच चुकी है, तो बताइए मुझे कि मैं अब किसकी ओर इशारा करने वाला हूं इस पर्टिकुलर चीज में। जेड इफेक्टिव, ग्रेट। मैं जेड इफेक्टिव पे इशारा करने वाला हूं। और जेड इफेक्टिव है क्या, जरा बताइए? जेड इफेक्टिव है क्या? जेड इफेक्टिव इज नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ डेडी जी ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? जेड इफेक्टिव का मतलब यही तो था, जेड इफेक्टिव का मतलब था कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डेडी जी ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, या इन जनरल आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस का सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सब क्या है? वो सब जेड इफेक्टिव ही तो है बेटा। और अगर डेडी जी का फोर्स, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो हमें भगाने में मुश्किल होती जाएगी, और अगर हमें भगाने में मुश्किल होती जाएगी तो बताओ एनर्जी हमें लगातार क्या देनी पड़ेगी बेटा? ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए याद रखो, यहां से यहां तक जब जा रहे हो, किसी एक एलिमेंट में से, किसी एक एलिमेंट में से धाए 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 धाए, गोली की तरह, तुम गोली की तरह अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वहां जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए वैल्यू वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, है ना। तो याद रहे कि इसका रीजन जेड इफेक्टिव जाएगा। तो मेरा सवाल, क्या ऑर्डर बता सकते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, और ले भैया ओम फॉर्म चलाता जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी एक एलिमेंट में से लगातार क्रमागत इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हो तो हर एक इलेक्ट्रॉन के बाद जो एनर्जी दी जाएगी वो पिछले वाले से ज्यादा होगी। जो भी प्रीसीडिंग एनर्जी होगी, प्रीसीडिंग मतलब एक पहले वाला, जो भी प्रीसीडिंग होगी उससे ज्यादा अगली होगी ही होगी। समझ आया? फील आ गई? आज के बाद कभी सवाल गलत तो नहीं करोगे फालतू का, है ना? कोई फालतू सवाल गलत तो नहीं करोगे ना बेटा? ठीक है, वो मैं वापिस आऊंगा अपनी इस बात पे और वो सवाल गलत भी करवाऊंगा तुमसे। अभी तो छोड़ देता हूं, चलो। फिर बात आती है रिश्तेदारियों की। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो रिश्तेदारियों पे डिपेंड करते हैं। अब ये रिश्तेदारियों वाले कौन से सवाल है, जरा देखो, मैं इस स्लाइड को कॉपी मार लेता हूं, अपने को यहीं से काम पड़ेगा, आप दोबारा कर लेना बेटा। रिश्तेदारियों की बात करेंगे, रिश्तेदारियों की बात करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आज भाई, आ जाओ आ जाओ आज भाई, आ जाओ, है ना। ले 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 ले, ये लो, रिलेशंस, है ना। किसकी बात करेंगे हम? रिश्तेदारियों की। कि अगर तुमने इसके रेस्पेक्ट में लिखा है, देखो देखते जाना, रिश्तेदारियां कैसे करते हैं कि ये है एक पहला एलिमेंट, अभी तक हमने IE1, IE2, IE3, ये किसके रेस्पेक्ट में बोला हुआ है? पहले के रेस्पेक्ट में ही बोला हुआ है, इसीलिए इसे 1, 2, 3 बोला हुआ है। बिकॉज इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसे 1 बोला, उसी में से दूसरा निकाला तो दूसरा बोला,
उसी में से तीसरा निकाला तो तीसरा बोला। यानी कि अभी जो ये 1 2 3 तुमने कर रखा है, ये किसके रेस्पेक्ट में बात की रखी है? एम के रेस्पेक्ट में बात कर रखी है। तो हम थोड़ा इसको अब डिटेल में लिखते हैं। बोले डिटेल में कैसे लिखोगे? बोले अभी लिखते हैं, देख बताता हूं तेरे को। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमने सारी बात तो इसके रेस्पेक्ट में करी है। इसका पहला निकाला IE1, इसका दूसरा निकाला IE2, इसका तीसरा निकाला IE3। हमने तो इसके रेस्पेक्ट में ही बात करी है। यानी कि जो हमने लिखा वो IE1 ऑफ M था, ओ माय गॉड, और जो हमने लिखा वो IE2 ऑफ M था, यस। जो हमने यहां IE3 लिखा वो IE3 ऑफ M था। क्या इनके और नाम हो सकते हैं क्या? क्या इनके और नाम हो सकते हैं क्या? तो भैया हो तो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रेफरेंस चेंज कर लीजिए, नाम बदल जाएंगे। कैसे? मैं बोल रहा हूं कि इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी एनर्जी होगी, वापस सोचो। अगर M के रेस्पेक्ट में ये दूसरी है तो M प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होगी? अब रेस्पेक्ट का बोलने का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू M प्लस, यानी कि अब तुम्हें इसमें से कितना निकाला है वो देखो। तो अब बताओ इसका दूसरा नाम क्या लिखूं, इसका दूसरा नाम क्या लिखूं, इसका दूसरा नाम क्या लिखूं, और इसका एक और होगा वो क्या लिखूंगा? जल्दी बताते जाओ, सारी रिश्तेदारियां निभाओ। यस। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि IE1 फर्स्ट ऑफ M प्लस? अरे भाई, इसका तो पहला ही निकला है। अगर ये पिक्चर में ही ना हो, मैं सिर्फ इसे दे दूं, तो तुम तो यही बोलोगे ना कि अरे इसमें से तो हमने एक ही निकाला है। अब उसकी रिस्पेक्ट में बात नहीं करनी हमको। इसके अलावा यहां और कोई रिश्ता नहीं बन सकता। यहां देखते हैं, अगर M में से तीसरा निकलता है वो नॉर्मल है, आपने लिख दिया। इसके दो नाम और बताओ, इसके दो नाम और बताओ। ये किस लेवल के सवाल हैं? ये जब मेन एग्जाम में आता है तो पसीना छूट जाता है बेटा, ठीक है ना? और तुम अभी यहां हंसी मजाक में कर रहे हो। बस भगवान से यही दुआ है कि उसी हंसी मजाक में वहां पर भी करते जाओ और सेलेक्ट हो जाओ, यही इच्छा है मेरी। वहां किसी प्रेशर में मत आना, वहां देख के ऐसा मत हो जाना कि ये क्या आ गया। अब बताओ, क्या मैं इसे IE1 ऑफ M2 प्लस लिख सकता हूं? इसकी पहली, उसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में दूसरी हो गई। अगर मैं चीज को यहां से शुरू करूं तो ये पहली और ये दूसरी। रेस्पेक्ट का मतलब है कहां से शुरू करना है, ऐसे समझ लो। मैं इसको शुरू ही यहां से करूं तो इसकी दूसरी हुई कि नहीं हुई? तो बताओ यहां क्या लिख दूंगा? IE2 ऑफ M प्लस लिख दूं क्या बेटा? ये ले, समझ में आया? ऐसे भी सवाल आते हैं, है ना? ऐसे भी सवाल आते हैं कि रिलेशन वाले सवाल भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब वो इसमें से कुछ भी दे देगा। अब ये देखो, खुद देख लो तुम, इसको एक दे देगा ऐसा वाला, ऐसा एक रिलेशन दे दिया और पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको रिश्तेदारी आनी चाहिए, सही रिश्तेदारी आपको पता है, आप आंसर कर दोगे उसका। ठीक है बेटा, समझ में आया? 1 मिनट में आया, नोट करो इसको। हाँ जी, बढ़े आगे। हाँ जी, तो रिश्तेदारियां भी समझ गई, अब आपको रिश्तेदारियां भी समझ में आई गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, अब डायरेक्ट उसी पर आ जाते हैं। कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो करके देखते हैं, रुको। अगर मिलता जुलता कोई सवाल मिल जाता है करते हैं।
चलो, दो सवाल ऐसे हैं जो हमें अभी करेंगे और हमने जो कुछ पढ़ा है उससे हमें ये चीजें समझ में भी आ जाएंगी। पहला सवाल ये है, और दूसरे को भी मैं ऊपर ले आता हूँ। आइए, पहला सवाल करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी चेंज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज कॉरस्पॉन्ड टू फर्स्ट आयन, कौन इसमें से कौन सा रिलेशन है जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, बस यही देखना है, आपको बताया है। सारी डेफिनेशन पे फोकस करें, हो जाएगा काम। जो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है उस पर फोकस करें, समझ आ जाएगा आपको। तो इस तरह का जब भी कोई सवाल होगा ना, तो डेफिनेशन से आंसर करना है आपको। डेफिनेशन क्या कहती है कि किसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है, सब कुछ। हाँ, ले भैया, 84% लोगों ने आंसर सही किया है। इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। दीपांशु, मीना, मीना, अनुराग, सूरज वर्मा तुक्केबाज, नाउ हैप्पी। आज इससे बात करूंगा मैं। बहुत हुआ। ये क्या है? सूरज के फोन जा रहा है। सूरज, उठा ले तू। सूरज चाचा। सूरज के फोन नहीं लग रहा। सूरज आ गया, सूरज खुद लाइट जला के पड़ रहा है। सूरज, सूरज तू ऐसे कैसे चला गया यार, ऐसे दिखते ही गायब। आ गया, सूरज आ गया। लो, सूरज फिर चला गया। सूरज बार बार बादलों में छिप जा रहा है। धूप छांव का खेल चल रहा। सूरज लाइब्रेरी में बैठा है। सूरज अब आ गया। अरे वाह। इधर मेरे को आवाज नहीं आएगी क्या सूरज? बोल, कुछ बोल। दिखा अपना तेज। रुक जा एक सेकेंड। आया है, अब इससे थोड़ी बात तो करूंगा मैं। रुको तुम, रुको जरा, सब्र करो। बोल। मैंने अभी कहीं कुछ ऑन किया है। सूरज बोल। बोल सूरज बोल। संगम होगा कि नहीं? क्या हाल है बेटा? ले गया ये तो, फिर से चला गया। लाइब्रेरी में है, बोल नहीं सकता। बच्चे कह रहे हैं। बोल ले तू तो, कोई बात नहीं। सेल्फी ले ले बाकी सबके साथ। सूरज थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा है लगता है, काट दो फोन। थैंक यू सूरज। हम कल उगेंगे। यस। ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
आओ, किसको करना है फोन वीडियो कॉल? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन है कतार में? ये गैस नहीं, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, इसलिए हटा दिया हमने। ये सॉलिड स्टेट है इसलिए हटा दिया हमने। ये एक्वस है इसलिए हटा दिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है अकॉर्डिंग टू आर डेफिनेशन। क्लियर बेटा? उसके बाद ये वाला सवाल करो, जरा कोशिश करो, हो जाएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या माहौल है इसका, है ना? देख लेना, एक स्टेप और फिर यहां डायरेक्ट दो स्टेप दे रखी है, क्योंकि m से डायरेक्ट m+2 है, तो दो स्टेप है। आपको इस सवाल को कैसे करना है बताइए जरा, और आंसर निकालिए फटाफट। मैं आपको 45 सेकंड का टाइम देता हूं इसमें, करिए जल्दी। कह रहे मुझे करो, गजब है। चलो, लगाओ दिमाग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना? मैंने गलत टिक कर दिया क्या भाई? ओ, हाँ मेरा तो सही है। चलो देखते हैं क्या है माहौल। सूरज वापिस आऊंगा मैं, तू गोल्ड जीता है इस बार, रुक जा तू, रुक जा लड़के। एम है, से एम प्लस बना, से m2+ बना, राइट। इसने कहा कि यहां हमको 100 रुपए लग गए, और फिर यहां से यहां आने में हमारे टोटल 250 रुपए खर्च हो गए। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, तो ऑब्वियसली ये 150 आएगा, ठीक है। तो 100 + 150 आएगा ना क्या बेटा? अब सुनो बात को। कह रहा है IE1 ऑफ m इज 100। IE1 ऑफ m, ये IE1 ही तो है, m की 100 है। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, करेक्ट है। IE2 ऑफ m, अब IE2 m के रेस्पेक्ट में दूसरी तो ये हुई। अरे भाई, m की पूछ रहा है, m की, दिमाग लगा, m की पूछ रहा है वो। तो ये किसकी? ये IE1 ऑफ m है, तो ये IE2 ऑफ m ही तो है। अभी रिश्तेदारी समझाई, फैल गए तुम। ये IE2 ऑफ, अरे भाई मेरे, ये IE2 ऑफ m ही तो है। ये 150 ही तो है, ये भी तो करेक्ट है, ये भी तो करेक्ट है। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि IE2 ऑफ m इज 250। नो, 250 इज बेसिकली IE1 + IE2 ऑफ m है। 250 तो इसकी पहली और दूसरी दोनों मिलाकर है बेटा, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत, और इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब बताओ, वो रिश्तेदारियों वाला सवाल सही था ना? इसलिए कराता हूं मैं सवाल। आया मजा? इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था, मैं क्या करूं बेटा? तुम तो कल को इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक पढ़ोगे, कह रहे इन नहीं पढ़ा था सर हमने। तो तुम तो सब्जेक्ट की ऐसी तैसी कर दोगे। तो बेटा अगर इन पढ़ने की भी आदत डालो यार बेटा, है? कहां से काम चलेगा? इन पढ़ना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट की ऐसी तैसी हो जाती है। वहीं पे इन पढ़ना भी जरूरी है, नहीं तो करेक्ट हो जाएगा वो। समझो बात को, इतना ही बड़ा गेम वो भी है, इसमें जितना डिफरेंस है उसमें भी उतना ही डिफरेंस है। चलो आओ। सूरज वर्मा तुक्केबाज नाउ हैप्पी। अनुराग, तुषार कश्यप, सोनी, नमन जैन, श्रेयान सिंह, रुपेश सर का भाई भी है, पढ़ रहा है।
भाई साहब कौन सा अटेम्प्ट है तेरा है? रुपेश सर से ही पूछूंगा मैं कि आपका कोई भाई भी है क्या? होशियार तो है पढ़ने में, लग इस बार हो जाएगा उसका। रुपेश सर का भाई है, इस बार हो जाएगा बेटा तेरा, लग रहा है तो। काफी मेहनत करी तूने। बात करूंगा मैं रुपेश सर से, बोलूंगा उनको कि आपका कोई भाई भी है। मस्त हो गए बैठो, चौड़े हो गए बैठो, तुम्हारा भाई की क्लास है, आ जाओ अभी इधर देखो। कोटा थे सर तब तो रोज मिलते थे यार, अब सब लोगों की ऐसे मिस करते हैं यहाँ पे। पता है विद्यापीठ में पढ़ाया ना तो बहुत सारे लोग थे, अब सब अपने अपने घर से क्लास लेते हैं, फिर कभी कभी मिलते हैं, अकेले पड़ गए। पहले मस्त मजा आता था, सारे लोग मिलते थे, साथ बैठते थे, मजाक मस्ती करते थे, एक एनर्जी भी बनी रहती थी। सब लोग अपने घर घर से क्लास ले रहे हैं, कोई कोटा से, कोई कहाँ से, कोई क्या। वो एनर्जी बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, खैर आओ, मिलेंगे जरूर। फैक्टर्स अफेक्टिंग को हम कल ही देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन आयोनाइजेशन एनर्जी को भी हम कल ही देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल। आयोनाइजेशन एनर्जी कल खत्म हो जाएगी डेफिनेटली, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी शुरू कर देंगे कल। चलिए, और वो छोटी सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे ज़्यादा लोड नहीं लेना, उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी परसों जाए, कल आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा लंबा पार्ट है, ठीक है, थोड़ा लंबा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।